कोरोना डायरी, चीन से आखिरी खत। आज इतवार का दिन है और मैं हर किस्म के दरवाजे बंद कर चुका हूँ। कपड़ों की अलमारी और फ्रिज का दरवाजा, लिखने की मेज और स्टोर का दरवाजा, वापस लौटने का दरवाजा, और वो दरवाजा भी जो तुम्हारी दस्तक देने की आदत से मैं एहतरामन बंद रखता था। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया है। कैंटीन वाला लालची शूशू अब कई कई दिन गायब रहता है, जिसके बारे सब कहते थे वो अगर मरा तो वसीयत के मुताबिक उसकी बेटी 3 दिन तक नूडल्स के दाम 2 गुना रखेगी। अब कैंपस के दरख्तों के नीचे और बस स्टॉपों पे पड़े बेंचों पे सिवाय धूप के कोई नहीं बैठता और बच्चों के झूलों पे गर्द बैठ चुकी है। तूफान बागबानों को देखकर थोड़ी आते हैं और ना ही तवहम परस्त माही गिरों के टोटके टोने उन्हें रोक पाते हैं। मुझे हमेशा से यही शुबा था कि हो ना हो ये खौफनाक तूफान उन ताकतवर मछलियों की मदद को आते हैं जो इंसानी बू और छोटी मछलियों की चीखों से लदी कश्तियों के नीचे अपने जबड़े खोले गोल गोल घूमती रहती हैं। अब तुम्हें समझ आ चुकी होगी कि दरअसल इन तूफानों की अपनी कुछ हकीकत नहीं है। यह उन ताकतवर और नोकीले जबड़े वाली बड़ी मछलियों का शिकार करने का आम फहम तरीका है। जैसे तुम तफरीह के दिनों में यांगजी दरिया के उस छोटे, खतरनाक और कदरे वीरान किनारे से ममनुआ औकात में मछली पकड़ने के लिए कांटे के सिरे में छोटा कीड़ा फंसा दिया करती थी। कांटे का तुम्हारे हाथ वाला सिरा जूं जूं भारी होना शुरू होता, तो तुम्हारी आंखें खुशी और जुनून से फैलती जाती। बच्चों की तरह मचल जाने वाले अंदाज में मछली वाला सिरा खींचते हुए तुम्हारे फेफड़े खुश्क हो जाते और होंठों के किनारे उसी मछली की तरह फड़कने लगते जो अब तुम्हारे हाथ में टूटती कश्ती के मल्लाह की तरह हवास बाख्ता होती। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि ऐसे वक्त में तुम मुझे उसी खूंखार जबड़ों वाली मछली की तरह लगती थी जो माखीगीरों की खस्ता कश्तियों के नीचे गोल गोल घूमती है और तूफान फेंक कर शिकार करती है। अब छोटी छोटी ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमें भूल जाती हैं और कितनी ऐसी हैं जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं, जैसे वो सभी अच्छे दिनों के ख्वाब और मंसूबा बंदियां जो मैं हमारे मुस्तकबिल को लेकर देखा और किया करता था। मुझे हमेशा से यही लगता था, क्योंकि हम बचपन से देखते और सुनते आए हैं कि इश्क से जानलेवा कुछ नहीं होता, यानी कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं अपने बड़े बूढ़ों और उन तमाम दाना लोगों को जिनके अकवाले ज़री सुनते हुए पहले मेरे बड़े फिर मैं बड़ा हुआ, और मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि उन दाना लोगों को ना ही मेरे बड़ों और ना ही उनके बड़ों के बड़ों ने कभी देखा होगा। मिलना सुनना तो बहुत दूर की बात। मैं उनमें से एक एक को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने झूठ की फसल सिंची है, और इसके लिए मुझे कब्रिस्तानों की भी बेहुरमती करनी पड़ी तो मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपने इरादों में किस कदर मजबूत और वादों में इंतहाई दो टोक इंसान हूं। पिछले बरस गर्मियों की छुट्टियों में बीजिंग एयरपोर्ट से घर जाते हुए मुसाफिर खाने में बैठे बैठे मेरी मुलाकात अपने एक हमवतन से हुई। वो चीन के किसी दूर के सूबे में मेडिकल का स्टूडेंट था। वैसे मेरे जाती मुशाहिदे के मुताबिक अव्वल तो चीन के लोग बीमार ही नहीं होते, और जो अगर कभी हो भी जाएं तो देसी दवाएं ही इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करने से वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं, या कम से कम देखने में तो पहले ही की तरह दुबले पतले और तंदुरुस्त नजर आते हैं। अब ऐसे मुल्क में जदीद डॉक्टरी की तालीम हासिल करना किसी शुस्ता मजाक से कम नहीं लगता, लेकिन जाहिर है ये बातें मैं अपने हमवतन से नहीं कर सकता था, जबकि वो हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी। खैर, जाते जाते उसने तशक्कुर और खैर सगाली के रस्मी से जुमले में कहा कि अच्छा भाईजान, दुआओं में याद रखिएगा, और मैंने भी जल्दी और बेदयानी में कह दिया कि जी भाई, मैं वादा करता हूँ जरूर याद रखूंगा। अब ये बात वो नहीं जानता था कि मेरा तो खुदा से बहुत पुराना झगड़ा चलता आ रहा है, सो दुआ मांगने का सीधा सीधा मतलब है शय मात, और ना ही उसे ये पता था कि मैं इरादों में बेहद मजबूत और वादों में इंतहाई दो टोक इंसान हूं। मुझे इस मुश्किल का हल निकालने में पूरा 1 साल लग गया, जब तुमने जाते जाते मुझसे अपनी रुंधी हुई आवाज में कहा था कि वादा करो तुम मुझे हमेशा याद रखोगे, और मैंने कहा था कि हाँ, मैं वादा करता हूं कि जरूर याद रखूंगा। तब मुझे अचानक ख्याल आया कि बिल्कुल यही अल्फाज मैंने 1 साल पहले भी कहे थे, और यूं मुझे पहली बार इदराक हुआ बाज़ औक़ात वो बातें जो हम भूल जाते हैं, जैसे पहले में दुआ और दूसरे वादे में हमेशा का लफ्ज, कितनी अहम और तवज्जो तलब थी, और ये भी कि अगर छोटी छोटी बातों को याद रखा जाए तो बड़े सानहे भुलाना आसान हो जाता है। ये
نامعلوم جان لیوا وبا کا 8واں دن ہے اور تمام تر مقدس صحیفوں، متبرک یادداشتوں، حتیٰ کہ سفلی عقائد کے پیروکاروں کی بے حد احتیاطی اور محفوظ کتابوں کے مطابق اسے منطقی اور فیصلہ کن ہونا چاہیے تھا۔ تم یہاں ہوتی تو دیکھتی جب 30 منزلہ عمارتوں والی کالونیوں میں نیچے سے اوپر ہر ممکنہ کھڑکی اور دروازے سے سر نکالے لوگ آخری فیصلے کے انتظار میں مناجات کر رہے تھے تو آسمان متوحش آنکھوں سے بھر گیا تھا اور چاند تو چاند کوئی ستارہ بھی دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ جب گریا کرتے ہوئے ہزاروں لوگ اپنی آنکھیں ایک ساتھ بند کر لیتے تو آسمان اماوس کی رات سے زیادہ ویران ہو جاتا اور جب کھولتے تو بارش برسنے لگتی۔ مائیں شیرخوار بچوں کو چھاتیوں سے چمٹائے ہوئے بلکتی تو ان کے مرد اپنی ٹانگوں کی جڑوں سے دہل جاتے، ان کی دعاؤں میں رقت مزید بڑھ جاتی اور پھر سے اماوس کی ویران ترین رات میں بارش برسنے لگتی۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹر جو ہمیشہ سے گرم نیند کرنے کے عادی تھے خود انسومنیا کے مریض بن چکے ہیں اور بعض اوقات تو ہسٹیریا اور شیزوفرینیا کے دائمی مریضوں کی طرح وارڈوں میں چیختے چلاتے اور اچھلتے پھرتے ہیں۔ نرسیں اور رضاکار ششدر آنکھوں سے اپنے ڈاکٹر اور مریضوں کو دیکھتے ہیں اور مزید تندہی سے اپنے کام میں جٹ جاتے ہیں۔ بوڑھی شنلن جو ہمیشہ سے یانگزی دریا کے اوپری کنارے آباد ہے، جس کے اجداد نے سانگ سے لے کر چنگ دور حکومت کی تمام چھوٹی بڑی لڑائیوں، اندرونی بیرونی سازشوں اور بغاوت کو اس قدر خوبی سے لکھا کہ ان کے ہاتھ شاہی عجائب گھر کے نادر ترین نمونوں میں شمار ہونے لگے۔ یہ تو سبھی کہہ رہے تھے کہ بوڑھی شنلن پاگل ڈاکٹروں پہ بے حد غصہ ہے اور اسے آج سے پہلے کسی نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے خاندانی وقار کی مجروح ہونے کو لے کر اس قدر حواس باختہ تھی یا وہ شروع ہی سے ایسی تھی اور کسی نے اس پر توجہ نہیں دی، یا پھر وبا اپنا کام کر گئی جو وہ ڈاکٹروں، نرسوں اور رضاکاروں پہ تھوکتی پھر رہی تھی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ڈاکٹر پاگل ہو چکے ہیں اور مریض ایک دوسرے پر اور ہر اس جگہ جو ان کے دائرہ قدرت میں ہے تھوکتے پھر رہے ہیں۔ میں وقت کے ایسے دورانیے میں پھنس چکا ہوں جہاں ہر دن موت کا دن ہے اور میں اپنی ڈائری کا ہر صفحہ آخری مہلت سمجھ کے لکھتا ہوں، لیکن میں پھر بھی تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے رضائی میں دبکا پڑا ہوں۔ میری ٹانگیں فالج زدہ لوگوں کی طرح گھنٹوں سے ساکت اور بے جان ہیں، بس انگلیاں ہیں جو لکھے جا رہی ہیں۔ اگر تم یہاں ہوتی اور غور سے دیکھتی جیسا کہ تمہاری عادت ہے تو تمہیں واضح نظر آتا کہ میں مکمل کوما میں جا چکا ہوں۔ یہ صرف میری انگلیاں ہیں جو مناسب وقفوں کے بعد تیز رفتاری سے چلتی جا رہی ہیں، جیسے کپڑا بنانے والی چھوٹی ملوں میں لگی مشینوں میں سوئیاں ایک میکانیکی انداز سے چلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ منظر تمہارے لیے کچھ نیا نہ ہوتا اگر میں کچھ دیر میں اٹھ بیٹھتا اور تمہیں بھینچتے ہوئے بوسوں سے بتاتا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کپڑوں کی